इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। आप सोच रहे होंगे किसान भाइयों कि आज संतू भैया अकेली आए क्या, उनकी आवाज़ ही आ रही बस चौपाल में। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ किसान भाइयों, मेरे साथ आज मालूम कौन है? अरे तंजिला बहन आने वाली हैं। बस उन्हीं का इंतज़ार करत करत चौपाल में तो भाई कर ही रहूँ मैं इंतज़ार। अरे राम राम संतू भैया। आ गई तंजिला बहन है। राम राम बहन, राम राम। आप ही को तो इंतज़ार कर रहे थे हैं? अब तो संतू भैया इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई ना। बिल्कुल समाप्त हो गई बहन, सही कहा आपने, हमारी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। अब हमारे किसान भाइयों से राम राम भी कर लेगा नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो सभी किसान भाइयों बहनों, सभी श्रोताओं को संतू भैया और तंजिला बहन की राम राम। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। अब बताओ बहन, कैसी जानकारी है आपके पास, आपने लाई हो आज चौपाल में? संतू भैया आज हम आपसे कुछ जानने आए हैं। ऐसी बात है? तो हाँ, हमें ये जानना है कि संरक्षित खेती से दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन कैसे होता है। अच्छा, इस विषय पर मतलब आज हमें बात करनी होगी है? बिल्कुल। वैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बहन। चलिए आज की बात का विषय हम यही ले लेते हैं, ठीक है? अरे वाह, जानकारी मिल ही जाएगी। मिलेगी जानकारी। देखो चौपाल जो होती है ना, हर खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारी भाई चौपाल में हो जाता है। तो संतू भैया आज की बात का विषय तो मिल गया। अब चर्चा हम किस विषय पर करेंगे भैया? अच्छा, ये भी बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा बहन। ये भी तो जानना है। हाँ, हमारे किसान भाइयों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन मिल सके, इस बात के लिए भाई हमने आज चर्चा का विषय जो लिया है ना बहन, बताएं कौन सा? बताइए। आप पूछ ही रहे हैं तो बता देते हैं। अरे बता दीजिए। एकीकृत बागवानी मिशन का लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो फिर भैया देर किस बात की है, आज की बात आरंभ करें, है ना? बहन इतनी जल्दी भी का है, जल्दी जाने हैं का? कछु प्रॉब्लम है का? नहीं, अब तो हम फुर्सत लेकर आए हैं। बिल्कुल सब काम धंधा करके आए हैं घर हाँ, से। तो कछु मनोरंजन वगैरह हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए भैया। तो मैं तो सोच ही रही थी भैया कि कोई गीत सुनवा देते हैं हमारे किसान भाइयों को। हाँ। तो उनका मनोरंजन हो जाएगा और इसलिए फिर अगला हमारा जो कार्यक्रम है ना, वो बहुत अच्छे से चलेगा। इसलिए तो हमने कहा कि भाई मनोरंजन हो जाए। हाँ, तो तंजिला बहन ये बताओ, आप बहुत दिनों के बाद आज चौपाल में, भाई हमने बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज पहली बार कितने दिनों के बाद तंजिला बहन आज हमारी चौपाल में आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, यहाँ चौपाल में आने के लिए तो हम बहुत व्याकुल होते हैं, हाँ, है ना? सही बात है, सही बात। तो संतू भैया बहुत अच्छा भजन सुनवाया। बिल्कुल, और आप कह रही थी क्या वो संरक्षित खेती से दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन के बारे हाँ, में? सुनवाएंगे भैया हमारी आज की बात में। तो संतू भैया हमारा ये जो कार्यक्रम होता है ना भैया, तो उसमें हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को समसामयिक विषयों पर चर्चा करें, है बिल्कुल ना? सही कहा आपने। और जो भी हमारे खेत खलियान और खेती से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम रहते हैं, उनको जो हमारे किसान विशेषज्ञ होते हैं उनसे पूछकर और उनसे रूबरू कराएं हमारे किसान भाइयों को, है ना? तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो अनुसंधान भी है, वहाँ पे भी हमें जानकारी मिलती है। हमारे किसान भाइयों के साथ जो बातचीत होती है वो भी एक अलग प्रकार की। और देखिए यही वजह है कि अलग अलग विषयों पर बात करते, खास तौर में जिस मतलब किस समय में हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल, मतलब किस समय हमारी कौन सी खेती में कौन सी बात आने वाली है, और भैया क्या सावधानियां हमें बरतनी है। यही हमारी कोशिश रहती है कि नई नई तकनीकों का उपयोग करके हम खेती को और बेहतर बना सकते हैं और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम हमारे किसान भाइयों के लिए लाए हैं हमारी आज की बात का विषय संरक्षित खेती से दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन, है ना मैम? और संतु भैया संरक्षित खेती अनाज की जरूरत भी तो है, हाँ, और समय की मांग भी बिल्कुल है। तो भैया कम पानी और अधिक लाभ यह संभव तभी होगा जब हम आधुनिक तकनीकों को अपनाएंगे। हाँ, है ना? इसलिए तो आज आप बोले कि आज हमें ये जानना वो जानना, आप महत्वपूर्ण काम की बात जो हमारे किसानों के लिए लेके आते हैं, बहुत बढ़िया। और चलिए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि संरक्षित खेती
किसान भाइयों संरक्षित खेती यानी ऐसी खेती जिसमें, पहली बात बता रहा हूँ मैं बताऊँ बताइए। खेत की जुताई कम की जाती हो। बिल्कुल, मतलब इसमें खेत की मिट्टी को कम से कम छेड़ा जाता है ना, बिल्कुल है ना? छेड़ा जाता और पिछली फसल के जो अवशेष होते हैं ना बहन, हाँ, खेत में ही उसको रहने दिया जाए। बिल्कुल। और भैया सबसे ज्यादा जरूरी बात तो हम ही बताएंगे। बताओ। बिल्कुल, फसल चक्र अपनाया जाए। हाँ, जिससे फसल चक्र। मिट्टी जो होती है ना वो उपजाऊ बनी रहती है। और भैया क्या होता है मालूम? बताओ। उत्पादन में वृद्धि भी होती है। हाँ जी हाँ किसान भाइयों, देखो, और यही हमें हमारे मतलब संरक्षित खेती के मुख्य सिद्धांत भी हैं कुछ। जैसे बताओ बहन, सिद्धांत क्या है? पहला बता ही दीजिए। मैं बताऊं? नहीं आप भी देखो, न्यूनतम जुताई, जैसा कि अभी आपको बताया गया, हमने बताया। अब इसके अंतर्गत खेत की बार बार जुताई नहीं की जाती, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है और नमी भी क्या रहती है? सुरक्षित रहती है भैया, है ना? हाँ। और दूसरा भैया, फसल अवशेषों का संरक्षण। पिछली जो फसल उगाते हैं ना हम, उसके अवशेषों को जलाने की बजाय भैया खेत में ही रहने दिया जाए, है ना? अच्छा, हाँ, तो वही तो हमने बताया कि बताओ। हाँ, इससे क्या होती है मालूम भैया? मिट्टी का जो तापमान होता है ना वो नियंत्रित रहता है। और भैया नमी भी बनी रहती है और भाई खरपतवार कम हो जाते हैं। और क्या होता है कि देखो, मिट्टी पलटने वाले हल से यदि हम उसी अवशेषों को पलट देते हैं ना, तो वो, और थोड़ा सा पानी रिलाई कर देते हैं तो खाद बन जाती है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। और हर मतलब साल एक फसल उगाने की बजाय अलग अलग फसलों का क्रम बदल कर बोया जाता है ना? हाँ, तो भैया इससे पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? जिससे कि मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं ना वो बने ही रहते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ एक चीज और बताएंगे हम। बताओ। कीट रोग कम लगते हैं। हाँ। और खास कर भैया दलहन और तिलहन वाली जो फसल होती है ना, इसमें तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा लग रहा है मुझे बहन, आप जानने नहीं बताने आए हो। नहीं भैया, हम तो आपसे जानने ही आते हैं भैया। आपके पास जितनी जानकारी है ना उतनी हमारे पास नहीं। हम तो बस आपसे ही सीखे हैं भैया। अच्छा, तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं कि संरक्षित खेती से दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, संरक्षित खेती में मुख्य रूप से शेड नेट हाउस है, पाली हाउस है, मल्चिंग है, ड्रिप सिंचाई है, लो टनल तकनीक है और बायो प्रोटेक्शन का भी उपयोग किया जाता है कि नहीं बहन? बिल्कुल किया जाता है। और क्या होता है आगे? और मालूम है भैया, दलहन और तिलहन फसलें जो होती है ना वो पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के जो प्रति होती है ना वो काफी संवेदनशील होती है ना। और भैया इन फसलों की सफलता तापमान, नमी, मिट्टी और पता है रोगों, कीटों के नियंत्रण में भी क्या करती है भैया? नियंत्रण करती है। बिल्कुल, इसी कारण संरक्षित खेती इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल भैया। तो भैया इन फसलों के लिए संरक्षित खेती से मिलने वाले जो भी लाभ है ना, बताएं कि नहीं? बता वो इस तरह से हैं। हाँ, सबसे सही है, सबसे पहले तापमान और नमी जो होती है ना वो मिलने के कारण क्या होता है, जो बीजों का जो अंकुरण होता है ना वो पता है कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? कितना होता है बताओ? 90 से 95% बढ़ जाता है। अरे ये तो 100% ही मतलब हो गया ना, बस 5%, 10% तो कम होता है। तो भैया इससे पौधे जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं, है ना? और क्या होता है, पौधों की शुरुआती जो वृद्धि होती है ना वो बहुत ज्यादा तीव्र होती जाती है। अच्छा, किसान भाई देखो, दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई से पहले जो है 4 से 10 ग्राम भाई प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो बीडी होता है ना, अरे उपचारित करने की दवा होती है ना, उससे हमें बीजों को क्या करना पड़ता है? उपचारित कर लें। और इसके अलावा भी राइजोबियम कल्चर से भी हम उपचारित कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। और किसान भाइयों, अगर हम कीट और रोगों से सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो संरक्षित ढांचे में कीटों का जो प्रवेश होता है ना, वह बहुत ही कम हो जाता है। और भैया नमी आधारित जो जैविक कीटनाशक होते हैं ना, नीम आधारित, नीम डालते हैं अपन, नीम आधारित, तो उनके उपयोग से रोग नियंत्रण और अधिक ज्यादा प्रभावी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है बहन। अब बात करें नमी संरक्षण और सिंचाई की, तो क्या कहेंगे आप? जो ड्रिप सिंचाई होती है ना भैया, और मल्चिंग से मिट्टी में जो नमी लंबे समय तक बनी रहती है, इसका ही उपयोग करें, है ना? क्योंकि दलहन तिलहन फसलों में ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये अधिक पानी सहन नहीं कर पाती। और बहन आपने देखा होगा कि फूल झड़ने की जो समस्या है ना, हमारे दलहन और तिलहन फसलों में अक्सर देखी जाती है। तो हम बता देते हैं, है ना, कि हमारे किसान भाइयों को कि भैया जो सरसों की और अरहर
में जो तापमान बढ़ने और का, चना भी तो है। हाँ चना भी है ना, बहुत सारी जो दलहन तिलहन में आते हैं, कम होने पर फूल झड़ने की समस्या आती है। तो भैया संरक्षित खेती तापमान जो रहता है ना उसका नियंत्रित रखकर क्या करते हैं भैया, फूल झड़ने से कितने प्रतिशत बढ़ाते अरे हैं? 10 से 30% तक जो है कम कर देती है। कम कर देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल कम कर देती है। और किसान भाइयों, संरक्षित खेती से उत्पादन में और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है ना मैम? हाँ। मूंग, उड़द और चना में 25 से 30% अधिक उत्पादन हमें मिलता है ना। और क्या होता है मैम? और सरसों और तिल में भी तो भैया हमको बहुत ज्यादा प्रतिशत मिल जाता मिलता है, बिल्कुल और मिलता है। तेल भी ज्यादा मिल जाता है। सोयाबीन है ना, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुई, इससे हमारा क्षमता बढ़ जाती है ना। क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है, ठीक है ना। और क्या होता है मैम? भैया बायो फर्टिलाइजर और जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग होने से है ना मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है ना वो वो भी सुधर जाती है। बिल्कुल। तो भैया कुल मिलाकर संरक्षित खेती अपनाने से दलहन और तिलहन फसलों की पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि हो जाती है। हाँ, ये और बात तो है। वहीं सिंचाई, जुताई और श्रम लागत में भी जो हमको कमी देखी गई है कमी ना, देखी गई, होती है कमी। और यह तकनीक जो है ना बहन, मिट्टी को स्वस्थ रखने के साथ साथ जो है किसानों की आय बढ़ाने का एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तरीका भी है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आप कम लागत में ज्यादा उत्पादन चाहते हैं और भाई मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं, खेती को टिकाऊ बनाना चाहते हैं, तो संरक्षित खेती एक बेहतरीन उपाय है। और अब किसान भाइयों, हम देखो समय तो भाई हमारा होते जा रहा है, क्योंकि आज की बात टिक टिक घड़ी की, हाँ टिक टिक घड़ी बोलती है ना, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं अपने। तो आज की बात को विराम देना है क्या? चलिए दे देते हैं, क्योंकि आगे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। आज की हमारी बात का विषय क्या था, जरा एक बार बोल के बताओ। संरक्षित खेती से दलहन और तिलहन फसलों का भैया उत्पादन हमें कैसे करना वो है। हमको मालूम था आप यही विषय लेके आई थी कि भाई हमको ये जानना है, वो जानना है। आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल मिल गई। चलिए, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, एक बढ़िया सा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मनोरंजन जरूर करवाइए भैया। ये लीजिए, मनोरंजन करवा रहे हैं हम आपका। चलिए। अंतर मेरा विकसित कर दो, हे अंतर्यामी। अंतर मेरा विकसित कर दो, हे अंतर्यामी। निर्मल कर दो, उज्ज्वल कर दो, सुंदर कर स्वामी। निर्मल कर दो, उज्ज्वल कर दो, सुंदर कर स्वामी। अंतर मेरा विकसित कर दो, हे अंतर्यामी। अंतर मेरा विकसित कर दो, हे अंतर्यामी। जागृत कर दो, उद्यत कर दो, जागृत कर दो, उद्यत कर दो, सुंदर कर त्राता। सुंदर कर त्राता। मंगल निरलस निसंशय कर, मंगल निरलस निसंशय कर, हे जीवन दाता। हे जीवन दाता। अंतर मेरा विकसित कर दो, हे अंतर्यामी। अंतर मेरा विकसित कर दो, हे अंतर्यामी।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। भैया, गीत तो बहुत अच्छा सुनाया। अब बता दो किसने गाया? अच्छा, बताना पड़ेगा क्या? अंतर मेरा विकसित कर दो, है ना? बहुत ही प्यारा गीत था ये रामता प्रसाद सोनी की आवाज में था बहन। अच्छा, हाँ। अब किसान भाइयों, बारी है आपसे कुछ चर्चा करने की। क्यों बहन? हाँ भैया, तो बताइए आज की चर्चा में क्या बता रहे हैं? आज की चर्चा में हमने कहा था ना आपसे कि तंजला बहन की आज की चर्चा में हमारा विषय है, हमने लिया है एकीकृत बागवानी मिशन का लाभ ले हमारे किसान भाई। अच्छा, तो संतु भैया आज की चर्चा का विषय तो बहुत अच्छा है, तो अब देर ना करें और जल्दी बताएं।
देखो बहन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एकीकृत बागवानी मिशन है क्या? आपको तो मालूम ही है वैसे भी। हाँ भैया, भारत सरकार की एक राष्ट्रीय योजना है हाँ, जिसका उद्देश्य देश में बागवानी फसलों का समग्र विकास करना है। बिल्कुल सही कहा बहन। और किसान भाइयों, सरल शब्दों में ये यदि हम समझना चाहें तो एकीकृत बागवानी मिशन एक ऐसी योजना है जो किसानों को आधुनिक तकनीक, पौधों की बेहतर किस्में, सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर बागवानी फसलों का उत्पादन जो है बढ़ाने में मदद भी मिलती है। बिल्कुल। हाँ भैया, और इस योजना को और जाने तो फलों, सब्जियों और जो मसाले होते हैं ना, फूलों, औषधियों और जो पौधे होते हैं, नारियल, काजू, कोको, दलहनी और तिलहनी आदि जो सभी सब्जियां होती हैं, सभी बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है ना। दिया जाता और है अच्छा ना? संतु भैया, एक बात बताएं। हाँ बताओ बताओ। इस मिशन में जो है ना, हमारे किसानों को और क्या मिलता है बताओ अच्छा, तो ये जरा। भी बताना पड़ेगा क्या? देखो बहन, पहली बात तो है फल और सब्जी के पौधे लगाने पर सब्सिडी मिलती है। अच्छा, मिलती है ना, अनुदान। और दूसरी बात है कि पाली हाउस हुआ या सेडनेट या लो टनल बनाने का जो बनाते हैं हम लोग ना, तो उसमें अनुदान भी मिलता है। और क्या मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता भैया। और क्या मिलता है मालूम? किसान भाइयों, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर सहायता भी मिलती है। वही तो हम कह रहे और हैं, जैविक फायदा खेती है। ना संतु भैया, और जैविक खेती और आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी तो मिलता है। प्रशिक्षण भी मिलता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं। बिल्कुल सही कहा मैंने। एक बात और है, बताऊं? बताइए। कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, उनकी ग्रेडिंग, पैकिंग आदि की सुविधा भी मिलती है इसमें। इस प्रकार हमने जाना कि इस